हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। नैंसी क्लासेस में एक बार आपका जोरदार स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सीरीज़ आपकी काफ़ी दिनों से चल रही है और कई सारे वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे। अभी भी जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो नैंसी क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाकर आप अपने वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से बना है गंगा यमुना मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, गंगा गोमती मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से बने हुए मैदान को कहते हैं गंगा यमुना मैदान। गंगा यमुना मैदान क्या है, आइए जानते हैं गंगा यमुना मैदान के बारे में। तो गंगा यमुना मैदान जो है, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना और कौन कौन सी नदियाँ? घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती द्वारा बहा कर लाए गए काप, मिट्टी, कीचड़, बालू तथा बालू से बना हुआ एक अत्यंत उपजाऊ मैदान है। फिर से सुनिए, गंगा यमुना मैदान क्या है? गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती द्वारा बहाकर लाए गए काप, मिट्टी, कीचड़ और बालू से निर्मित अत्यंत उपजाऊ मैदान है। गंगा यमुना मैदान बहुत ही ज़्यादा आपका उपजाऊ मैदान है। क्या है? उपजाऊ है। ठीक है। गंगा यमुना मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला भाग है इसका ऊपरी मैदान, ठीक है। दूसरा इसका भाग है आपका मध्य मैदान, तीसरा भाग है इनका पूर्वी मैदान। ठीक, ये तो आपने भाग देख लिए गंगा यमुना मैदान की। ये देख लिया गंगा यमुना मैदान बना कैसे है। अब आप ये समझिए कि जैसे आपका ये है गंगा यमुना मैदान, ये आपका पश्चिमी छोर होगा, इस मैदान का पश्चिमी छोर। ये आपके गंगा यमुना मैदान का पूर्वी छोर होगा। इसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं ना, किसी भी भाग को अगर डिसाइड करना हो कि इसका पूर्वी छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है, उत्तरी छोर कौन सा है, तो जो आपका इधर की साइड होगा ऊपर की ओर, वो ये उत्तरी छोर हो गया, ये आपका पूर्वी छोर कहलाएगा। तो इधर की साइड कौन सा है? ये वाला भाग है ना, तो पूर्वी छोर ये कहलाएगा। और इधर की साइड कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा छोर है? पश्चिमी छोर कहलाएगा। ठीक है। ये हमारा पश्चिम दिशा होती है, ये हमारी पूर्व दिशा होती है, ये हमारी उत्तर दिशा होती है, ये हमारी दक्षिण दिशा होती है। ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे कि ये पूर्वी छोर कहलाएगा, ये पश्चिमी छोर। तो ये जो गंगा यमुना मैदान है, इसके पूर्वी छोर पर आपको कौन सी नदी देखने को मिलती है? इसके पूर्वी छोर पर आपको नदी देखने को मिलती है गंडक। कौन सी? गंडक। ठीक है। यानी कि जो गंडक नदी है वो आपके गंगा यमुना मैदान के पूर्वी छोर है। ठीक है। वहीं आपके पश्चिमी छोर पर आपको यमुना नदी देखने को मिलती है, यमुना। यानी कि इस गंगा यमुना मैदान का जो पश्चिमी छोर है वो आपका यमुना नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि गंगा यमुना मैदान का जो पश्चिमी छोर है वो यमुना नदी है और जो पूर्वी छोर है वो गंडक नदी है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, गंगा यमुना मैदान में मुख्यतः पाई जाती है खादर मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, बांगर मृदा। तो गंगा यमुना मैदान में आपकी जो मुख्य रूप से मृदा पाई जाती है उसका नाम बताना था, तो वो है आपकी जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। ठीक है। जलोढ़ मृदा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको जलोढ़क भी कहते हैं, जलोढ़क। और क्या कहते हैं? अलूवियल। और क्या कहते हैं? कछारीय मृदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कछारीय मृदा जो है आपकी किसको कहा जाता है? आपकी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है कछारीय मृदा। ठीक है। जलोढ़ मृदा बनती कैसे है, अब ये जानना है। जलोढ़ मृदा जो है आपकी कैसे बनती है? तो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाई जाती है। ये मृदा जो है बहते हुए जल के द्वारा बहाकर लाई जाती है और किसी अन्य जगह एकत्रित कर दी जाती है। अब बहता हुआ जल कैसे आएगा? नदियों के थ्रू आएगा। कौन कौन सी नदियाँ? सतलज, गंगा, यमुना, गंडक, ब्रह्मपुत्र, गंगा और इनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है जो मिट्टी, वो किसी अन्य जगह एकत्रित कर दी जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है। ये जो है आपकी भुरभुरी मृदा होती है। कैसी होती है? भुरभुरी होती है। ठीक, याद रखना है कि हमारी भुरभुरी मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा भुरभुरी होती है। इसमें गाद यानी कि सिल्ट, मृत्तिका,
और महीन कण, ये जो हैं आपकी पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें बालू के छोटे कण भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें बड़े जो पत्थर हैं, कंकड़ हैं, वो नहीं पाए जाते। इस मृदा में, जलोढ़ मृदा में आपके बड़े पत्थर नहीं पाए जाते। आपकी जो यूपी में जो मृदा है उसका 43% तो आपका जो है जलोढ़ मृदा है। कितना? 43% भाग जो है आपके जलोढ़ मृदा का है यूपी में। ठीक, तो यहाँ पर आपने जाना जलोढ़ मृदा के बारे में कि जलोढ़ मृदा को जलोढ़क, अलूवियल और कछारी मृदा भी कहते हैं। कैसे बनती है? आपकी जो सतलज हैं, गंगा, यमुना, गंडक, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियाँ हैं और इनकी सहायक नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए जल द्वारा कहीं अन्य जगह पर एकत्रित कर दी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये आपकी भुरभुरी मृदा होती है। ठीक, साथ ही साथ आपने ये देखा कि यूपी में आपका जो टोटल जो मृदा है उसमें आपका 43% तो आपकी जलोढ़ मृदा ही है, यानी कि जलोढ़ मृदा आपकी यूपी में मेन मृदा मानी जाती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम उत्पादक है? मतलब यूपी जो है सर्वप्रथम उत्पादक किस फसल का है? चना, मक्का, ज्वार, गेहूँ। तो यूपी जो है आपका सर्वप्रथम उत्पादक है गेहूँ का। किसका? गेहूँ का। गेहूं के उत्पादन में जो उच्च उत्पादकता देखने को मिली थी, तो कब मिली थी? हरित क्रांति के बाद देखने को मिली थी। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति जानते हैं। हरित क्रांति का जो समय है वो आपका कब से कब तक माना जाता है? तो हरित क्रांति का समय है आपका, हरित क्रांति 1967 से 68, ये जो है आपकी हरित क्रांति का समय माना जाता है। हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय जो है आपके नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ठीक, ये तो आपकी वर्ल्ड के तौर पर है कि वर्ल्ड के तौर पर आपके हरित क्रांति को शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आपके प्यारे भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय आपके MS स्वामीनाथन को जाता है। किसको? MS स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के प्रणेता आपके भारत में किसको कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जो प्रणेता हैं आपके प्यारे भारत में उस टाइम जो कृषि एवं खाद्य मंत्री थे, बाबू जगजीवन राम। कौन थे? कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम। ये जगजीवन लिखा है, जगजीवन राम। ठीक, तो यहाँ पर आपने जाना कि आपकी हरित क्रांति के बाद गेहूं में उच्च उत्पादकता देखने को मिली। ठीक है, यानी कि उत्पादन में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली थी हरित क्रांति के बाद। हरित क्रांति को भारत में शुरू करने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है, वहीं वर्ल्ड के तौर पर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। याद रखना है, शब्दों पर ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि भारत में पूछा गया है आपसे तो आपके MS स्वामीनाथन होंगे, वर्ल्ड में आपके नॉर्मन बोरलॉग होंगे। आपकी जो हरित क्रांति है उनके प्रणेता कृषि एवं खाद्य मंत्री जो उस टाइम थे बाबू जगजीवन राम, इनको माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है? सोनाचूर, मसूरी, काला नमक, तृप्ति। बताना है आपको कि जो आपका सिद्धार्थनगर है इसमें उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है, क्योंकि इसको GI टैग भी एक बार मिल चुका है। तो आपको पता होगा आपके सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल का नाम है आपके काला नमक। आपने सोचा भी नहीं होगा कि काला नमक एक चावल भी हो सकता है, हमें तो यही लगता था कि सॉल्ट है, लेकिन ये आपका एक चावल का नाम है जिसको GI टैग भी मिल चुका है। ये बेसिकली आपके सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, खासकर उत्तरी गोरखपुर में, बस्ती और कहाँ पर? महाराजगंज। ये जो ज़िले हैं इन ज़िलों में उगाया जाता है। ठीक है, इसको GI टैग भी मिला है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो एक जो स्कीम थी, एक जिला एक उत्पाद, ये यूपी की एक स्कीम थी, एक जिला एक उत्पाद। तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सिद्धार्थनगर में
काला जो नमक चावल है उसको एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो आपका काला नमक चावल है इसका संबंध आपके गौतम बुद्ध जी से बताया जाता है। किससे? गौतम बुद्ध जी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस चावल का संबंध गौतम बुद्ध जी से है तो काला नमक चावल जो कि आपके सिद्धार्थ नगर में उगाया जाता है, साथ ही साथ महाराजगंज, बस्ती और उत्तरी गोरखपुर में उगाया जाता है, इसका संबंध आपकी गौतम बुद्ध से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस तरीके की मृदा पाई जाती है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, पीली मृदा, इनमें से कोई नहीं। तो यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल में आपकी जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 43% भूभाग पर आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र हैं आपकी, ऑप्शन है आपके 20, 9, 8, 7। तो कुल मृदा क्षेत्र जो है यूपी में कितने हैं? तो कुल मृदा क्षेत्रों की संख्या है आपकी 8। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कुल पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या तो 20 है। याद रखना है कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र, कुल ये 3 ही क्षेत्र याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना आपको। कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र, कुल पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 20 है। वही 9 क्या है? 9 है आपका कुल कृषि जलवायु क्षेत्र, कुल कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पर आपने 3 क्षेत्र जाने, कौन कौन से क्षेत्र जाने? कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र भारत आपके यूपी में कितना है? तो 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं। वहीं आपके कुल कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी में कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, कुल मृदा समूह क्षेत्र यूपी में कितने हैं? तो 8 हैं। याद रखना है, जैसे आप इस तरीके से याद रखिए, 8, 9, 20। 20 क्या है? पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। 9 क्या है आपकी? 9 क्या है आपकी? कृषि क्षेत्र हैं। 8 क्या है आपकी? 8 है आपकी मृदा समूह क्षेत्र हैं। इन तीनों को याद रखना है, इन तीनों क्षेत्रों को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, जलोढ़ या पीली मृदा? बताना है जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहा जाता है। क्या? खादर मृदा कहा जाता है। खादर मृदा एक ऐसा भूभाग होता है, मतलब ऐसे भूभाग को खादर मृदा कहा जाता है जहाँ पर प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा बाढ़ का पानी पहुँचता है। अब बाढ़ का पानी जहाँ पहुँचेगा तो होगा क्या कि ये जो मिट्टी है हमेशा नवीन होती रहेगी। जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचेगा तो बाढ़ के द्वारा दूसरी मिट्टी लाई जाएगी और जो पुरानी मिट्टी उसको बहाकर ले जाया जाएगा, उसकी ऊपरी परत जो होगी। तो इस तरीके से इस भाग की जो मृदा है वो सदैव नवीन बनी रहती है। खादर मृदा सदैव नवीन बनी रहती है। ठीक, नवीनता के कारण होता क्या है कि ये जो मृदा है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। कैसी होती है? उपजाऊ होती है। ठीक है, इसकी जो उपजाऊपन है वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है खादर मृदा का, क्योंकि ये जो है आपकी बाढ़ के द्वारा जो पानी है उसके द्वारा बहाकर लाई जाती है, तो ये नवीन बनी रहती है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी मृदा है जो सदैव पोषक तत्वों से भरपूर रहती है तो आंसर होगा आपका खादर। खादर मृदा जो है आपकी सदैव पोषक तत्वों से भरपूर रहती है, पोषक तत्वों से भरपूर। ठीक, पोषक तत्वों से भरपूर कौन सी मृदा है आपकी? खादर मृदा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, प्राचीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, काली मृदा, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो नवीन जलोढ़ मृदा को तो खादर कहा जाता है और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। क्या? बांगर मृदा कहा जाता है। बांगर मृदा कौन सी होती है? तो बांगर मृदा हमारी ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं आता। अब बाढ़ का पानी नहीं आएगा तो नवीन मृदा नहीं आएगी, नवीन मृदा नहीं आएगी तो जो नवीनता है मृदा में वो बनी नहीं रहेगी, जिस कारण से ये जो मिट्टी है ये पुरानी हो जाती है। कैसी हो जाती है? पुरानी हो जाती है, तो कम उपजाऊ हो जाती है। ठीक, कम उपजाऊ होती है ये वाली मिट्टी। खादर आपकी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, वहीं बांगर आपकी कम उपजाऊ होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी खादर मृदा कैसी होती है तो अधिक उपजाऊ होती है, वहीं बांगर मृदा कम उपजाऊ होती है। ठीक है, इस मिट्टी में आपकी क्षार की मात्रा अधिक होती है। क्या? क्षार की मात्रा अधिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्षार की मात्रा किस मृदा में अधिक होती है? तो आपकी बांगर मृदा में अधिक होती है क्षार की मात्रा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, स्थानीय भाषा में खादर मृदा को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़, मटियार, मटियार दोमट, उपरोक्त सभी। तो स्थानीय भाषा में
मतलब आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसे स्थानीय भाषा कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में खादर जो मृदा है इसको नवीन जलोढ़ कहा जाता है। पता ही है खादर मृदा नवीन जलोढ़ होती है, क्यों होती है? क्योंकि जो है ये आपकी प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ के पानी द्वारा बहाकर लाई जाती है, ठीक है। तो ये नवीन बनी रहती है, इसीलिए खादर मृदा को नवीन जलोढ़ कहा जाता है। मटियार भी कहा जाता है और मटियार दोमट भी कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी वाला आंसर एकदम करेक्ट होगा। याद रखना है कि खादर मृदा को और किन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है कि स्थानीय भाषा में बांगर मृदा को कहा जाता है पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमट या उपरोक्त सभी। तो स्थानीय भाषा में जो बांगर मृदा है इसको पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है, उपहार भी कहा जाता है, दोमट भी कहा जाता है। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन है आपका, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है काप से, कीचड़ से, बालू से, उपरोक्त सभी से। तो जलोढ़ जो मृदा होती है इसका निर्माण काप से भी होता है, कीचड़ से भी होता है, बालू से भी होता है। मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताई थी कि जो आपकी जलोढ़ मृदा है वो बनती कैसे है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। ये जो जलोढ़ मृदा है आपकी काप से, कीचड़ से, बालू से, इन सब चीज़ों से बनती है, ठीक है। ऑप्शन 4 सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की तो अधिकता होती है लेकिन जलोढ़ मृदा में कमी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ जो मृदा होती है उसमें आपकी पोटास और चूना तो अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें कमी होती है। किन किन चीज़ों की? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक तत्व या उपरोक्त सभी। तो जलोढ़ मृदा में फॉस्फोरस की कमी होती है, साथ ही साथ नाइट्रोजन की भी कमी होती है और जैविक तत्वों की भी कमी होती है। इसीलिए ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा कि इन सभी जो फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक तत्वों की कमी होती है और पोटास और चूना की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगुर, करेल, कपास मृदा को, ये मृदा नहीं है मृदा है, मृदा को किस नाम से जाना जाता है? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, पीली मिट्टी को, उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ये है कि रेगुर, करेल और ये करेल है, ठीक है, करेल, रेगुर, करेल और कपास मृदा के नाम से किस मृदा को जाना जाता है, ये है आपका क्वेश्चन। तो रेगुर, करेल और कपास मृदा के नाम से आपकी काली मिट्टी को जाना जाता है। किसको? काली मिट्टी को जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप काली मिट्टी के बारे में कई सारी चीज़ें जानेंगे कि आखिर काली मिट्टी कैसे बनती है। तो आपकी जो काली मिट्टी है वो बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। कैसे? बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। ध्यान से सुनना है सारी चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग जानेंगे काली मिट्टी के बारे में, बेसाल्ट चट्टानों से, ठीक है। यानी कि काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। ये जो मिट्टी है इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। क्यों कहा जाता है इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी? ऐसा क्या होता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, यानी कि ये जो है अपने आप से ही, मतलब जो ये मिट्टी है इसमें जो जुताई का काम होता है वो होता है, ठीक है। आखिर इसमें कैसे होता है? ये जो आपकी मिट्टी होती है इस मिट्टी में जल की अधिकता के कारण ये जो मिट्टी है थोड़ी सी गीली और चिपचिपी होती है। गीली और चिपचिपी होने के कारण जब ये सूखती है तो इसमें छोटी छोटी सी दरारें आ जाती हैं। इन छोटी छोटी दरारों के आने की वजह से इस मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वतः जुताई मिट्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो मिट्टी है आपकी काली मिट्टी गीली और चिपचिपी होती है पानी की अधिकता के कारण। कैसी? गीली चिपचिपी। अब जब वो गीली चिपचिपी होगी तो होगा क्या कि जब ये सूखेगी तो इसमें छोटी छोटी सी दरारें आ जाएंगी। इस तरीके से दरारें आने की वजह से इस मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्वतः जुताई मिट्टी किसको कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर, करेल, कपास मृदा के साथ साथ स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपकी काली मिट्टी है इस काली मिट्टी में आपके सिट्रस फूड ज़्यादा होते हैं। अब सिट्रस फूड कौन कौन से हैं? जिनमें हमारे विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे आपके नींबू हुआ, नींबू के बाद संतरा हुआ, संतरा के बाद आपका मौसम्मी हुआ। ये सारा अब मौसम आ रहा है इन्हीं सब चीज़ों को खाने का, तो नींबू, संतरा, मौसम्मी और आपका आंवला। आंवला तो मैं भूल ही गई थी, मेरा फेवरेट है आंवला, ठीक। तो ये जो है आपके नींबू, संतरा, मौसम्मी, आंवला आपकी काली मिट्टी में होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काली मिट्टी में आपके सिट्रस फूड होते हैं, ठीक है। तो आपने देखे कौन कौन से? नींबू, संतरा, मौसम्मी, आंवला, ठीक। अब गर्मियों का मौसम आ गया, इनको भरपूर खाइएगा, ठीक है। आपका जो यूपी है, यूपी में आपका प्रतापगढ़ एक जिला है, आपने प्रतापगढ़ का नाम सुना होगा। प्रतापगढ़ क्या है? एक जिला है यूपी का। प्रतापगढ़ में काली मिट्टी को
क्या कहा जाता है, रेगुर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुर आपके प्रतापगढ़ में इस मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ में आंवला जो है आपका, आंवला आपकी रेगुर मृदा में होता है। आंवला, प्रतापगढ़ जो है आंवला उत्पादित करने वाला आपका शीर्ष स्थान पर एक जिला माना जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ में रेगुर मृदा है। रेगुर मृदा यानी कि काली मृदा को यहाँ पर रेगुर मृदा कहा जाता है। इसी रेगुर मृदा में आंवला जो है, आंवला उगाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, लाल मृदा, परवा या पड़वा मृदा, मार या माड़ मृदा, राकर या राकड़ मृदा व भुट्टा मृदा पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाल मृदा, परवा या पड़वा मृदा, मार या माड़ मृदा, राकर या राकड़ मृदा या भुट्टा मृदा कहाँ पाई जाती है बताना है। मिर्जापुर क्षेत्र में, सोनभद्र क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सभी मृदाओं के नाम दिए हैं, ये जो मृदा हैं आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर, अब ये तो आपका पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम दिया है कि क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आपके टोटल 7 जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं आपका, महोबा, झांसी और मेरा प्यारा ललितपुर, ललितपुर के अलावा बांदा, बांदा के अलावा जालौन, जालौन के अलावा हमीरपुर और लास्ट है आपका चित्रकूट। तो याद रखना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछ ले कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था तो उस एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज़िले निम्नलिखित में से कौन से हैं। मुझे उस टाइम इतना नहीं पता था तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। लेकिन अब आप इन सब गलतियों को ना दोहराएं, इन्हीं गलतियों से सीखें और आप भी इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। तो आपके 7 जिले जो हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट। ठीक है, ये सारे जिले जो हैं आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इन क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वो लाल मृदा पाई जाती है, परवा या पड़वा मृदा, आपकी मार या माड़ मृदा, राकर या राकड़ मृदा, भुट्टा मृदा इन जिलों में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुष्क खेती वाला क्षेत्र है मिर्जापुर क्षेत्र, भावर तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यूपी में सबसे अधिक जो शुष्क खेती वाला जो क्षेत्र है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र माना जाता है। कौन सा, बुंदेलखंड क्षेत्र को माना जाता है सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर के सोर्स जो है बहुत कम है। जैसे कि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वाटर को लेके, क्योंकि जब पानी देने का टाइम आता है खेतों में तो बिजली काट दी जाती है, बिजली बिल्कुल भी नहीं आती और ऐसा कोई वाटर का बॉडी भी नहीं है जिससे हम लोग रिसोर्स प्राप्त कर सकें। तो वहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं है, तो पानी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि जो वहाँ का क्षेत्र बहुत ज़्यादा शुष्क भी है, पानी की डिमांड ज़्यादा है लेकिन पानी है नहीं है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक, तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है आपका सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र माना जाता है आपकी यूपी का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण कौन सा है। हवा से, जल से, समुद्री लहरों से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जो मृदा अपरदन है यूपी में उसका मेन कारण क्या है। समुद्री लहरों से तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप जब यूपी को देखेंगे, जैसे आपका यूपी मैं दिखाती हूँ आपको, जब आप अपने यूपी को देखेंगे तो आपको यूपी कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये मान के चलिए आपका यूपी है। ठीक है, जब आप अपने यूपी को देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश दिखेगा, यहाँ पर आपको उत्तराखंड दिखेगा, यहाँ पर आपका नेपाल है। ठीक है, नेपाल के बाद यहाँ बिहार आता है, बिहार के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर तक मध्य प्रदेश ही चलता रहता है। इधर तक पूरा ललितपुर, ये आपका ललितपुर है, इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा है ललितपुर। यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो प्यारा यूपी है वो किन किन राज्यों से सीमा लगाता है और एक इंटरनेशनल सीमा नेपाल से लगाता है। क्या आपको कोई वाटर बॉडी नज़र आई, कोई समुद्र नज़र आ रहा है आपको? नहीं नज़र आ रहा ना। तो यहाँ पर आपको कोई समुद्र नज़र नहीं आ रहा, तो समुद्री लहरों से मृदा अपरदन कैसे होगा यूपी में? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है।
तो आपका मृदा अपरदन में ऑप्शन थर्ड तो बिल्कुल कट गया, क्योंकि यूपी में कोई से भी यूपी का जो बॉर्डर है किसी भी महासागर या सागर से नहीं लगता है। ठीक है, जिस भी राज्य का या किसी भी देश का जो बॉर्डर है या जिसे कहते हैं सीमा किसी वाटर बॉडी से लगती है, तो वहाँ पर समुद्री लहरों से अपरदन होता है, मृदा अपरदन। ठीक है, चूँकि आपके प्यारे यूपी में जो आपकी सीमा है किसी भी वाटर बॉडी से साझा नहीं करता, किसी भी महासागर से साझा नहीं कर रहा, तो समुद्री लहरों से मृदा अपरदन का तो सवाल ही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन थर्ड आप कट कर दीजिए। अब आपका आता है हवा और जल। तो यूपी में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख जो रीज़न है वो क्या है? जल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। मृदा अपरदन के कई सारे रीज़न और भी हैं। कौन कौन से रीज़न हैं आपके? जल से भी होता है, वायु से भी होता है मृदा अपरदन, हिमानी से भी होता है, हिमानी के अलावा आपका जो है समुद्री लहरों से होता है। तो यहाँ पर मैं समुद्री लहरों से, समुद्री लहरों के साथ साथ क्या आपके जो मानवीय हस्तक्षेप हैं, जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, इनसे भी होता है। अब आजकल तो ये प्राकृतिक कारक कम माने जा रहे हैं, मानवीय कारक ज़्यादा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो मृदा अपरदन में जो मानवीय कारक हैं आपके, मानवीय कारक या जिसे क्रियाकलाप कहेंगे, मानवीय क्रियाकलाप, तो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी आजकल मृदा अपरदन देखने को मिल रहा है। तो मृदा अपरदन के कौन कौन से रीज़न है? जल, वायु, हिमानी, समुद्री लहरें, मानवीय क्रियाकलाप से आपका जो है मृदा अपरदन होता है। ठीक है, मृदा अपरदन बेसिकली होता क्या है ये तो हमने जान लिया कि मृदा अपरदन के कारण क्या है। मृदा अपरदन जो है आपका एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाने वाली मृदा जो है मृदा अपरदन कहलाती है। ठीक है, तो मृदा अपरदन में होता क्या है कि एक स्थान की जो मृदा है, ये मान के चलिए आपके 2 स्थान है, इस स्थान की मृदा उड़कर वायु द्वारा या फिर आपकी जल द्वारा, हिमानी द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा या मानवीय क्रियाकलापों से होता क्या है कि एक स्थान की मृदा जो है उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। अब दूसरे स्थान पर चली गई तो यहाँ पर क्या हुआ? मृदा जो है कम हो गई, यहाँ पर जो है मृदा कम हो गई, यहाँ पर मृदा ओवरलोडेड हो गई। ठीक है, यहाँ पर मृदा ज़्यादा हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है मृदा अपरदन। क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मृदा अपरदन के जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं। इन कारणों को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला आपका कारण होता है मानवीय कारक, देख सकते हैं यहाँ पर मानवीय कारक। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राकृतिक कारक। ठीक, प्राकृतिक कारक में आपके कौन कौन से आते हैं? प्राकृतिक कारक में आते हैं आपकी जल। ठीक है, तो जल जो है विश्व में मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारक है। जल की वजह से जो मृदा अपरदन हो रहा है वो विश्व में मेन कारक बताया जाता है कि विश्व में मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारक जो है वो जल है। दूसरा आता है आपका वायु। वायु से कैसे होता है मृदा अपरदन? एक जगह की मृदा जो है दूसरी जगह उड़कर चली जाती है, तो इस जगह पर मृदा कम हो जाती है, यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तीसरा आपका आता है हिमानी। हिमानी किस तरीके से आपकी मृदा अपरदन करती है? तो बर्फ़ की नदियाँ अपने मार्ग में जो है मिट्टी अपने साथ काट कर लाती हैं, तो वहाँ की मिट्टी जो है कम हो जाती है, तो हिमानी भी आपकी मृदा अपरदन करती है। समुद्री लहरें, लास्ट आपका है समुद्री लहरें। मैं यहाँ पर लहरें लिख देती हूँ, आप समझ जाना लहरें। समुद्री लहरें किस तरीके से मृदा का अपरदन करती हैं? जैसे मान के चलिए ये आपका भारत है, भारत, यहाँ पर आपका समुद्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राज्य हैं आपके, जैसे केरल हुआ, यहाँ पर केरल जो आपका राज्य है, केरल राज्य का जो सीमा है आपकी इस महासागर से लगता है, जिस वजह से होगा क्या कि केरल राज्य का ये वाला जो पोर्शन है समुद्री लहरों की वजह से टच में रहेगा। टच में रहने की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी का कटाव देखने को मिलता है। कैसे? समुद्री लहरों की वजह से। ठीक, तो यहाँ पर आपने प्राकृतिक कारक जाने। अब हम लोग जानते हैं मानवीय कारक कौन कौन से हैं मृदा अपरदन के लिए जो जिम्मेदार हैं। मानवीय कारकों में पहला आता है आपका कंस्ट्रक्शन का काम। जैसे होता क्या है कि जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो एक जगह से जो मिट्टी है बहुत सारी वहाँ की मिट्टी को हटा दिया जाता है, निर्माण कार्य जिसे कहते हैं, निर्माण कार्य। ठीक है, दूसरा आपका कारक है आपका खनन कार्य। मतलब बहुत ज़्यादा कहीं पर खनन का कार्य हो रहा हो तो वहाँ पर भी मृदा अपरदन देखने को मिलता है। जब खनन कार्य होगा तो वहाँ से मिट्टी हटा दी जाएगी। जब बहुत सारे पोर्शन से मिट्टी हटा दी जाएगी तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी कम हो जाएंगे। पेड़ जो हैं आपके, पेड़ मिट्टी को बांध कर रखते हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी बांध के कैसे रखेंगे? कौन बांध के रखेगा? तो खनन कार्य की वजह से भी आपकी मिट्टी जो है अपरदित होती है। तीसरा आपका रीज़न है आपका वनों की कटाई।
वनों की कटाई की वजह से मृदा अपरदन देखने को मिल रहा है। वनों की कटाई की वजह से हो क्या रहा है कि जो वन हैं वो कम हो रहे हैं, जो पेड़ हैं आपके वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं अपनी जड़ों से। इस तरीके से जड़ें होती हैं, कई दूरी तक होती हैं। ये जो जड़ें हैं मिट्टी के अंदर पेड़ की, ये जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिस वजह से मृदा अपरदन नहीं हो पाता। लेकिन जब वनों की कटाई होगी, जब पेड़ ही नहीं होंगे, तो मृदा अपरदन जो है आसानी से हो जाएगा, वायु के थ्रू, जल के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है आपके मेन रीज़न है मानवीय कारकों में। एंड 4th नंबर पर आपका आता है अति पाश्चुरीकरण, अति पशुचारण, सॉरी पाश्चुरीकरण नहीं, पशुचारण। ठीक है, गलती से निकल गया। अति पशुचारण में होता क्या है, अब आप सोच रहे होंगे अति पशुचारण किस तरीके से हमारे मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अति पशुचरण से होता क्या है कि जो आपकी ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है वो थोड़ी कठोर होती है। तो ये जो कठोर परत है, ये जो जानवर होते हैं, जानवर के खुर होते हैं, खुर भी बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। तो उन खुरों की वजह से जो मिट्टी है, ये मिट्टी जो है आवरण, इसका आवरण हट जाता है। मिट्टी का आवरण हट जाने की वजह से जो मिट्टी है वो ढीली पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा जब चराई होती है पशुओं की, तो इनकी खुर जो हैं, ये मिट्टी की जो ऊपरी परत है उस परत को ढीला कर देते हैं। जो ढीली मिट्टी होती है वो आपके अपरदन के टच में जल्दी आती है। मतलब यहाँ जो है मिट्टी का अपरदन जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि जो ढीली मिट्टी है वो आसानी से उड़ सकती है। ठीक, तो यहाँ पर आपने कई सारे रीज़न जाने। मानवीय कारकों में क्या क्या जाना आपने जाना खनन कार्य, निर्माण कार्य, आपके वनों की कटाई, अति पशुचारण और कृषि कार्यों की वजह से भी आपका जो है मृदा अपरदन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था, आपने ये भी जान लिया कि यूपी में मृदा अपरदन का जो मेन कारक है वो क्या है। तो मेन कारण या कारक जो है वो है आपका जल है। ठीक, तो यहाँ पर आपने कई सारी चीज़ें जानी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ देखने के लिए। बस बने रहिए इसी तरीके से। थैंक यू।